हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे अर्थ के दो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के हम ले सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। देखो ये क्या है। हमने ये कहा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब हमें ये कहा जा सकता है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो हमें कह दिया जाए कि अगर आप जहां खड़े हो वहां मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है, कितनी उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। मतलब जैसे अगर यहाँ कहा जाए कि जिस जगह अभी मैं फिलहाल खड़ा हूं तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये अगर पूछ लिया जाए तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मार्केट में जाएंगे और एक मैग्नेट खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? मैग्नेट। तो देखो जैसे अगर आप घी खरीदते हो तो ये घी लिखा हुआ है यहाँ GHEE घी। इस पे दो चीजें लिखी हुई होती है। एक तो ऊपर इस पे लिखा होगा MRP। MRP क्या है? दूसरा लिखा हुआ होता है इसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब घी की जो डेंसिटी है वो कितनी है। दो चीजें लिखी हुई मिलेगी। यहां लिखा होता है नेट वेट व्हेन पैक्ड, जब इसको पैक किया गया तो इसका वेट कितना था। यूं ही जब हम मार्केट से मैग्नेट परचेज करेंगे तो मैग्नेट के ऊपर ये मैग्नेट का बॉक्स होगा, उस पे लिखा होगा यहां मैग्नेट, और यहां लिखा होगा एक चीज लिखी होगी M। ये M है मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, कि जो मैग्नेट हमने खरीदा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। M की वैल्यू दी हुई होगी और साथ में दिया होगा I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो वैल्यू इस डिब्बे के ऊपर हमें लिखी हुई मिल जाएगी। MRP भी लिखा होगा, ये लो MRP है। तो इतना काम हम में से हर एक कर सकता है कि मार्केट में जाए और एक मैग्नेट 10-20 रुपए का खरीद ले। ठीक है, लाएंगे, डिब्बे को साइड में रख देंगे, इसमें से मैग्नेट निकालेंगे। मैग्नेट निकालने के बाद इस मैग्नेट को यहां लटकाएंगे। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस मींस इस स्ट्रिंग का मास हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। यहां हम इस पे एक मैग्नेट जो हम लेके आए हैं उसको लटका देंगे। जैसे ही हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी जगह पे, जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो ये किस डायरेक्शन में रुक गया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो जहां तक मैं समझता हूं यहां तक का एक्सपेरिमेंट हमारे लिए टफ नहीं है। मार्केट से एक मैग्नेट खरीदना, उस मैग्नेट को एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका देना। अब एक काम करेंगे, इस मैग्नेट को थोड़ा पकड़ के यूं डिस्प्लेस करेंगे, मतलब अपनी जगह से हिलाएंगे। मान लो इसको कर देते हैं इस पोजीशन में। ठीक है, पहले ये था, इसकी एक्सिस यहां थी और अब हमने इसको कर दिया है यहां। ये इसका साउथ हो गया और ये इसका क्या हो गया? नॉर्थ। मान लो इसको हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मैग्नेट को थोड़ा किया और साथ में हम एक स्टॉप वॉच ले लेंगे। स्टॉप वॉच ऐसी वॉच जो छोटे टाइम को कैलकुलेट कर सके, एग्जैक्टली कर सके। अब इसको यहां पकड़ेंगे और स्टॉप वॉच साइड में शुरू कर देंगे। स्टॉप वॉच शुरू करेंगे और जैसे ही इसको छोड़ते हैं स्टॉप वॉच को क्लिक करेंगे तो ये इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ते हैं ये किस डायरेक्शन में आने की ट्राई करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसके लिए ये पहले इधर आता है फिर से इधर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वन ओसिलेशन। यहां मैग्नेट का क्या कंप्लीट हो गया? वन ओसिलेशन। इस वन ओसिलेशन का फॉर्मूला जो है मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ये होता है T = 2π√I/m/B। T क्या है? टाइम पीरियड, जो हमने यहां से लिया है घड़ी से, स्टॉप वॉच से। ये T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन। अब इसको ओसिलेशन के लिए लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब ऑटोमेटिक यही है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। बच कौन गया? B। I और M हमें बॉक्स से ऊपर मिल चुके हैं।
स्टोक वाच से जो हमने टाइम लिया है वो मिल चुका है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की। बेसिक यूज जो इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का है वो कई जगह हम करेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम समझना चाहें कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर किस काम में आता है, तो ये किस काम में आ सकता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता करने के काम में, जिसके लिए आप टाइम पीरियड क्या याद रखोगे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम इंटू बी। ये फॉर्मूला अगर याद है तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं, पहले ये हम लास्ट में समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, पहले मैं अब आपको इस फॉर्मूले को यूज देना सिखाऊंगा। अगर डेरिवेशन की बात है, अगर आप किसी 12th बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो डेरिवेशन काम में आएगा, वहां भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे आप सीधा फॉर्मूला काम में ले सकते हो। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को काम में कैसे लिया जाता है, किस किस चीज में इसे अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को काम में कैसे लिया जाता है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर टू सेम साइज मैग्नेट्स। दो अप्रोक्सीमेट सेम साइज के मैग्नेट हम लेंगे और उनको हम कंपेयर करेंगे। देखो कैसे किया जाता है, मान लो यहां जो वर्ड हमने लिखा है सेम साइज, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट है। ठीक है, साइज सेम होने का मतलब है दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है। साइज सेम मतलब क्या सेम है, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, इसको सेम कर देते हैं ऑलमोस्ट। अब पूछा जाए कि किस मैग्नेट का पावर ज्यादा है या किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, या हमसे पूछा जाए कि इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या है, तो क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट मैग्नेट को वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में लगाएंगे, m1 को लगाया, स्लाइट डिस्प्लेस करेंगे और इसके लिए T1 कैलकुलेट कर लेंगे, जो मिलता है मान लो 2 पाई रूट I की जगह I, M की जगह लिखेंगे M1 और साथ में आ गया B। अब इसी तरह दूसरी तरफ हम दूसरे मैग्नेट को लगाएंगे जो M2 है, स्लाइट डिस्प्लेस करेंगे, ऑसिलेट करवाएंगे, T2 इज इक्वल्स टू आ गया 2 पाई रूट I अपॉन M2 इंटू बी। जैसे यहां हमने M1 लिया है उसी तरह दूसरे मैग्नेट के लिए हम क्या ले लेंगे, M2। अब जब दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना हो तो करेंगे T1 बाई T2, ऊपर लिखा जाएगा 2 पाई रूट I अपॉन M1 इंटू बी और दूसरे में आएगा 2 पाई रूट I अपॉन M2 इंटू बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I से I, B से B, तो बचता क्या है, रूट M2 बाई M1। तो यहां से जो दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो हमें मिलता है वो मिलता है M2 बाई M1। अगर T1 और T2 को हम स्टोक वाच से कैलकुलेट कर लें तो इसकी हेल्प से हम M2 अपॉन M1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पे, इस एप्लीकेशन पे बेस्ड 3 तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम एक एक करके उन तीनों एप्लीकेशंस पे, मतलब वो 3 क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर उनके क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास आया है कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू रूट M2 अपॉन M1। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो है जिसमें डायरेक्ट टाइम पीरियड गिवन होता है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, when 2 magnets are used in vibration magnetometer, then they gives time period of 2 seconds and 3 seconds, then find the ratio of मैग्नेटिक मोमेंट। तो उनके
मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्ड में लैंग्वेज लिखी है, दे गिव्स टाइम पीरियड, मतलब डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है, टी। तो कैसे करेंगे, t1 कितना है 2 सेकेंड, t2 कितना है 3 सेकेंड, इज इक्वल्स टू रूट m2 बाई m1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये होगा 4, ये होगा 9 और m1 अपॉन m2 हमें मिल जाएगा 9/4। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें डायरेक्ट टाइम पीरियड गिवन होता है। सेकंड पे हम आते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है। कैसे, व्हेन करते हैं सेकंड केस की, जिसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात की हुई हो। जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू लेते हैं रूट m2 बाई m1। तो सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन two magnets are used in vibration magnetometer, then they complete two oscillation in 1 minute and 6 oscillations in 1 minute. Then find the ratio of magnetic moment. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे पिछले में हमें दे रखा था टाइम पीरियड, अब यहां टाइम पीरियड नहीं दे रखे, दे रखा है ओसिलेशन इन 1 मिनट, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेना चाहें तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं, f। तो इसी फॉर्मूले को अगर फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाए तो लिखा जाएगा रूट m1 बाई m2। देखो यहां आता है m2 बाई m1, जबकि यहां क्या आता है m1 बाई m2। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, f1 बाई f2 इज इक्वल्स टू रूट m1 बाई m2। अब f1 कितना दे रखा है, पहले में था 2 ऑसिलेशन पर मिनट, अगर सेकंड के लिए लेंगे फ्रीक्वेंसी नॉर्मली पर सेकंड होती है, तो दोनों मिनट में है, इसलिए चेंज यहां नहीं आएगा। तो f1 कितना है 2 है, f2 कितना है 6 है, ये 1 है ये 3 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो m1 बाई m2 आएगा 1:9। ये था सेकंड टाइप का केस जिसमें क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पे नहीं बता के हमें, सॉरी टाइम पीरियड पे नहीं बता के फ्रीक्वेंसी पे बताया जाए। तीसरा इसी में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्वेश्चन हमें टाइम पीरियड के लिए दे रखा है या फ्रीक्वेंसी के लिए। हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग जज करके यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन इस पे दिखाता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। When a magnet is used in vibration magnetometer, it complete 4 oscillation in 6 seconds, while other magnet completes 6 oscillation in 12 seconds. Then find the ratio of magnetic moment. देखो क्या कर रखा है, 2 मैग्नेट हमारे पास में है। पहला जो है ये देता है 4 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड और दूसरा देता है 6 ऑसिलेशन इन 12 सेकेंड। तो करते क्या है, यहां भी दे रखा है यहां भी दे रखा है। मान लो आप इसको टाइम पीरियड के लिए सोल्व करना चाहो तो दोनों टाइम पीरियड हम पहले अलग अलग फाइंड करेंगे। कैसे, देखो हमें देता है 4 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड, टी होता है टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो क्या लिखेंगे, 4 ऑसिलेशन इन कितना सेकंड दे रखा है 6 सेकंड,
सो वन ऑसिलेशन इन 6/4 इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। ये मिल गया हमें T1। यूं ही T2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 ऑसिलेशन इन 12 सेकेंड। इसको लिख देते हैं यहां 6 ऑसिलेशन इन 12 सेकेंड। सो वन ऑसिलेशन इन 12/6 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जो T1 था 1.5, T2 कितना मिल गया, 2 सेकेंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई भी चीज क्लियर नहीं दे रखी है कि T1 दिया है या फ्रीक्वेंसी दी है, हमें दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ता है। अब फॉर्मूला हम काम में लेंगे तो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू रूट M2 बाई M1। कैंसिल करेंगे तो 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/16 इज इक्वल्स टू M2 बाई M1, या M1 बाई M2 हम दे सकते हैं 16/9। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन का थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं दिया गया होता है। आप चाहो तो टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, चाहो तो फ्रीक्वेंसी के लिए कर सकते हो। अब हम चलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन में, जो क्या है, हमें इसमें यह बताया जाएगा कि अगर मैग्नेट सेम साइज के नहीं हो, जैसे पूछ लिया जाए, मान लो मैं आपको दिखाता हूं यहां एक मैग्नेट, एप्लीकेशन 2 है इसका, कंपैरिजन ऑफ 2 अनइक्वल साइज मैग्नेट। देखो एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है। अब पूछा जाए, मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, इसका M2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। अनइक्वल साइज, जब साइज इक्वल नहीं हो तो इसका I1 ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं I2। कैसे इन दोनों को कंपेयर करें? अगर हमें कहा जाए कि क्या ये अच्छा है क्योंकि बड़ी साइज है, अब मान लो ये गोल्ड का हो, ये सिल्वर का हो, तो कौन अच्छा है? ये अच्छा है। तो क्वालिटी जो है वो किससे चेक की जा सकती है? M से, न कि साइज से। तो इनको कैसे चेक करते हैं? मेथड क्या है? पहले केस 1, इन दोनों मैग्नेट को इस तरह से लटकाएंगे कि दोनों का सेम पोल सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का साउथ एक तरफ हो, नॉर्थ एक तरफ हो। हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है S to N। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है नेट वो होगा M1 प्लस M2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहां होगा I1 प्लस I2। दूसरे केस में क्या करते हैं, केस सेकंड, इसकी एक की पोलैरिटी बदल देते हैं, मतलब इसका नॉर्थ इधर ले आते हैं। तो क्या आएगा, देखिए ये एक मैग्नेट यूं है और दूसरा मैग्नेट यूं है, अपोजिट है। इसका S इधर है, इसका S इधर है, इसका N इधर है, इसका N इधर है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट है इधर और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है इधर। इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले हमने लिखा था M1 प्लस M2, उसको अब लिख दिया जाएगा M1 माइनस M2। तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट किससे लिखेंगे? M1 माइनस M2 से। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है? स्केलर है, तो क्या लिखेंगे इसको? I1 प्लस I2। चेंज सिर्फ इतना आया है, एक बार दोनों मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, एक बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो यहां हमने M1 प्लस M2 लिखा है उसको यहां लिख दिया जाएगा M1 माइनस M2। तो यहां टाइम पीरियड T1 हमें मिलेगा 2 पाई रूट, ऊपर लिखना होता है I, तो I की जगह क्या आएगा? I1 प्लस I2, नीचे लिखा जाएगा M1 प्लस M2 इंटू B। जबकि इस केस में क्या लेंगे? T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट I1 प्लस I2, नीचे आएगा M1 माइनस M2 इंटू B। इस मेथड से हम दोनों मैग्नेट को अलग अलग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में यूज करके दोनों का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तो T1 बाई T2 इक्वल्स टू 2 पाई सेम है, कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। जो रेशियो आता है वो मिलता है रूट M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये मिल गया रिजल्ट। काम में इसको कैसे लेते हैं मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा
कि क्वेश्चन जब हम इसका करते हैं तो एक कंफ्यूजन माइंड में आ जाता है। कैसे? इसका क्वेश्चन फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन है व्हेन टू मैग्नेट्स हैविंग अपोजिट पोल in same side they gives time period of 3 seconds when same pole are used in same direction then time period is reduced to 2 seconds. Then find the ratio of magnetic moment in each case. देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब इसमें कंफ्यूजन यहां के जनरेट होता है कि T1 कौन सा है और T2 कौन सा है, कौन सा सेम पोल के केस का है, कौन सा अपोजिट केस का है। ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 टाइम पीरियड दिए होंगे, जो ज्यादा होगा उसको m1 प्लस m2 के सामने रख देंगे और जो कम होगा उसको m1 माइनस m2 के। पहले कितना है 3 सेकंड है, तो इस 3 को किसकी जगह लिख देंगे हम 3 की जगह, और 2 को किसकी जगह लिख देंगे T1 की जगह। कम है m1 माइनस m2 कम है, तो कम के सामने कम वाला लिख देंगे, तो ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 3 इज इक्वल्स टू रूट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या याद रखेंगे? जहां टाइम पीरियड कम है उसके सामने लिख देंगे m1 माइनस m2, और जहां टाइम पीरियड ज्यादा है उसके सामने लिख देंगे m1 प्लस m2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आएगा 4/9, 2 का 3 ये 4 का 9 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये लिखा जाएगा 4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल्स टू, ये प्लस आएगा, प्लस 9m1 माइनस 9m2। m2 को एक तरफ कर देंगे, m1 को एक तरफ कर देंगे, तो आएगा 13m2 इज इक्वल्स टू 5, ये आएगा प्लस और ये हो जाएगा 5m1, तो m1 बाई m2 यहां से लिखा जाएगा 13/5। क्या फॉर्मूला है? एक बार m1 माइनस m2 है, एक बार m1 प्लस m2 है, एक बार सेम पोल सेम साइड में है, एक बार अपोजिट पोल एक साइड में है। इसकी हेल्प से हम 2 टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे और दोनों की हेल्प से इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर देंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है कि मान लो किसी मैग्नेट को कट कर दिया जाए, ये लो एप्लीकेशन 3, इफ ए magnet is cut perpendicular to its axis। देखो मान लो एक मैग्नेट है, ये इसके साथ में टाइम पीरियड है t। अब इसके हम यहां पे 2 पार्ट कर देते हैं, ये लो बीच में से। अब अगर सेम प्रैक्टिकल को एक हिस्से के साथ किया जाए तो नया टाइम पीरियड कितना मिलता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, एक जिसमें एक टुकड़े के साथ किया जाता है, दूसरा जिसमें दोनों को ऊपर नीचे रख के किया जाता है। दोनों केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज t। इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैं रिजल्ट लास्ट में एक यूनिवर्सल रिजल्ट लिख दूंगा जिसको आप याद रख सकते हो। फिलहाल हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब फिलहाल करना यह है कि अगर 2 पार्ट में करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका, देखो अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि मैग्नेट की लेंथ क्या हो जाती है, L की जगह पहले L थी, अब कितनी मिलती है? L/2। तो इस केस में
ये S ये N, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, वो हो जाता है m/2। कितना हो जाता है? m/2। अगर इसकी बात करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। ये हम 11th क्लास में रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि एक रोड का सेंट्रल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो क्या आएगा? मास की जगह कितना है? आधा मास आया है, तो I डैश इज इक्वल्स टू m/2। L की जगह L/2 तो आएगा L²/4 इंटू 12। ml²/12 को अगर हम I बोलते हैं तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आता है I/8। अब मैं दोनों केस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। केस 1, इफ एक्सपेरिमेंट इज मेड विथ वन पार्ट, अगर एक हिस्से के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक हिस्से के साथ, तो क्या होगा? T डैश इज इक्वल्स टू 2π√। I की जगह हम लिख देंगे I/8, क्योंकि 2 की जगह अब की बार एक ही हिस्सा है, तो I की जगह आ जाएगा I/8। M की जगह क्या आएगा? m/2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया था? m/2। ये लो m/2। T इज इक्वल्स टू 2πI/m इंटू B। इसको 2 से 4 कर दें, 2πI/mb। इसको अगर हम T बोलते हैं तो 4 का रूट आएगा 2, तो जो नेट टाइम पीरियड है वो मिल जाता है T/2। 4 का रूट 2 है, बाकी को हमने क्या मान लिया है? 2। तो यहां से एक रिजल्ट याद रखेंगे, क्या? इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स, देन न्यू टाइम पीरियड विल बी T/n। अगर 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो तो T/2 आएगा, 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो T/3 आएगा, 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो T/4 आएगा। अब सेकंड केस इसका लेते हैं, केस सेकंड, इफ एक्सपेरिमेंट इज मेड विथ all parts assembled together, मतलब उन दोनों पार्ट को अगर हम यूं लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो फिर से कितना होगा? m। इसका मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/8 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/8 है, टोटल करेंगे तो कितना होगा? I/4। अब जो टाइम पीरियड मिलता है वो होगा 2π√। I की जगह पे कितना है? I/4। M की जगह कितना है? M इंटू B। 2π√I/m इंटू B। अगर T है तो 4 का रूट क्या कर देंगे? 2, तो कितना मिलेगा नया टाइम पीरियड? T/2। अगर आपने एक पार्ट लिया है तो भी टाइम पीरियड T/2 है, दोनों को जोड़ दो तो भी T/2 है। कुल मिला के अगर मैग्नेट को एक्सिस के परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया यूं, तो जितने पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे उतना ही उसका टाइम पीरियड डिवाइड होता जाएगा। 2 पार्ट में करेंगे 2 से डिवाइड, 3 में करेंगे 3 से डिवाइड, 4 में करेंगे 4 से डिवाइड, या n में कर देंगे तो n से डिवाइड। प्रैक्टिकल चाहे एक पार्ट के साथ में परफॉर्म किया जाए या तो सारे पार्ट से एक साथ असेंबल करके किया जाए, टाइम पीरियड हमेशा n से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट केस इसका हम पढ़ते हैं जिसमें मैग्नेट को अलोंग द एक्सिस डिवाइड किया जाए। 4th केस में चलते हैं। केस 4, इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड अलोंग द एक्सिस, अगर एक्सिस के अलोंग इसको डिवाइड किया जाए तो क्या करेंगे? देखो ये मैग्नेट है, इसको यूं 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक पार्ट होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? m/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने बात की थी, ये होता है ml²/12। तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो होगा m की जगह m/2, क्योंकि मास आधा आएगा यहाँ पे,
एल की जगह, अब लेंथ पहले भी एल थी और अभी भी एल है, तो आएगा एल स्क्वायर अपॉन 12। इसको अगर आई बोल दें तो आई डैश आएगा आई बाई 2। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई की जगह आई बाई 2, एम की जगह एम बाई 2 इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई रूट आई अपॉन एम इंटू बी। तो फिर से कितना है टी। तो टाइम पीरियड इस केस में चेंज नहीं होता है। तो यहां से हम नोट क्या लिख सकते हैं, नोट इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू n parts along the axis, then time period will not change, it will remain same। तो ये सेम रहेगा। अब मैं आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। t बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम इंटू बी। न्यूमेरिकल इस पे क्या क्या आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक केस और बच गया है, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि ये कहां से आया था। देखो, मान लो ये हमारा वो मैग्नेट था जिसको हमने यूं थोड़ा बेंड किया था, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमाकर छोड़ दिया जाए या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस पे दिया जाए तो उस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क काम करता है। जैसे स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, खींचकर छोड़ते हैं तो उस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू माइनस kx। यहां जब बात रोटेशनल मोशन की हो तो फोर्स की जगह लगता है टॉर्क, जिसकी वैल्यू रोटेशनल मोशन में मिलती है टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा। ये कहां से आता है, देखो टो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम पढ़ते हैं एम ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहां लिख देते हैं आर से। अब जो एंगुलर वेरिएबल होते हैं ये लीनियर वेरिएबल को आर से डिवाइड करने पे मिलते हैं। जैसे ओमेगा हम पढ़ते हैं तो v को किससे डिवाइड कर दें, आर से। यूं ही अल्फा लेना हो तो a को किससे डिवाइड कर दें, आर से। तो यहां से a इज इक्वल्स टू आता है अल्फा इंटू आर। तो क्या लिखेंगे, m अल्फा आर आर। एम आर स्क्वायर को अगर आई बोल दें तो ये मिलता है टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा। 11th क्लास में ऐसा आता है। दूसरी तरफ अगर किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पे एक टॉर्क लगता है जिसको बोलते हैं एम बी साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पे टॉर्क लगता है पीई साइन थीटा, उसी तरह मैग्नेट पे टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि इस पे कितना टॉर्क है, आई अल्फा है, दूसरी तरफ हम बोलते हैं कितना है, एम बी साइन थीटा है। अगर दोनों को इक्वल कर दें तो माइनस आई अल्फा बराबर लिखा जा सकता है एम बी साइन थीटा। इस मैग्नेट को हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, तो यहां से कहते हैं इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। कैसे, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो जो थीटा यहां था वही यहां आ गया है, तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा। तो ये आएगा आई अल्फा, इधर गया तो प्लस में, एम बी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। आई से डिवाइड कर दें और अल्फा याद होगा a इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसी तरह अल्फा को लिखते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस आई से डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा ही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होता है जिसमें लिखते हैं d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू जीरो। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये साइड सेम है, ये सेम है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है एम बी अपॉन आई। क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई, या ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट एम बी अपॉन आई, या ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से टी मिलता है 2 पाई रूट आई अपॉन एम इंटू बी।
अगर कोई बोर्ड की एग्जाम आप देने जा रहे हैं, डेरिवेशन आपके काम में आना है, तब तो आप इसको समझ लें, साथ में वो सारे एप्लीकेशन समझे। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके काम में नहीं आएगा, समझ आप सकते हैं। बाकी चारों एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगले लेक्चर में हम समझेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आज हमने पढ़ा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, इसको आप अच्छे से समझ लें। इसकी क्वेश्चन शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा। रिवाइज करते रहें। टेक केयर, बाय।